शहर की ठंडी शाम धीरे धीरे कांच की ऊंची इमारतों पर उतर रही थी। रोशनी से जगमगाती सड़कों के बीच उस विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल में कई बड़े बिजनेस डीलर अपनी अपनी फाइलों और योजनाओं के साथ बैठे थे। लेकिन उनके बीच अनुराग का ध्यान किसी प्रोजेक्ट या मीटिंग पर नहीं था। वह विदेश में अपने काम के सिलसिले में आई एक बड़ी मीटिंग में शामिल था, जहां पर किसी की नज़र स्क्रीन पर चल रही योजनाओं पर थी। मगर उसी भीड़ में अचानक उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर जा ठहरी जिसने उसकी पूरी दुनिया जैसे रोक दी। वह लड़की हॉल के एक कोने में खड़ी थी, शांत, सादगी से भरी और फिर भी भीड़ से अलग दिखने वाली। बस एक पल, सिर्फ एक पल के लिए अनुराग की नज़र उससे मिली और उसी पल उसके भीतर जैसे कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उसे उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम था, ये भी नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ से आई है और शायद वह इस शहर में दोबारा कभी दिखेगी भी या नहीं। लेकिन उस एक नज़र में कुछ ऐसा था जिसने अनुराग के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। उसने खुद से ही धीरे से कहा, यही लड़की, यही मेरे दिल की रानी बनेगी। ये फैसला उसने किसी सोच समझ के बाद नहीं की, बल्कि दिल की उस अचानक उठी आवाज पर कर लिया था, जो कभी कभी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अजीब बात यह थी कि उसने उससे बात तक नहीं की, उसका नाम तक नहीं पूछा। फिर भी उसके दिल ने उसी पल एक अजीब सी कसम खा ली, अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई तो मेरी जिंदगी में कोई और लड़की कभी नहीं आएगी। वह उसे बस कुछ ही मिनटों तक देख पाया था और फिर जैसे वह आई थी वैसे ही भीड़ में कहीं खो गई। लेकिन उस पल ने अनुराग के दिल पर ऐसा असर छोड़ा कि वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था, ये मोहब्बत है या दीवानगी है या किस्मत का कोई रहस्य इशारा। उधर उसी समय 1000 किलोमीटर दूर अपने घर में गीता अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रही थी। परिवार की पुरानी परंपराओं और रिश्तों को निभाते हुए उसने बहुत पहले ही अपने बेटे अनुराग के लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। ये रिश्ता परिवार की सहमति से बचपन में ही तय कर दिया गया था और गीता के मन में हमेशा यही विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा उसी लड़की से शादी करेगा। आज उसने पहली बार अपने बेटे के कानों में ये बात डालने का फैसला किया था। उसे लगा कि अब समय आ गया है वह अपने बेटे को उसकी होने वाली दुल्हन के बारे में बताए। लेकिन गीता को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, कुछ दिन पहले ही अनुराग के दिल में एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी है जिसका उसे खुद भी ठीक ठाक पता नहीं था। जब गीता ने प्यार से अपने बेटे को कहा कि परिवार ने उसके लिए एक लड़की चुन रखी है और अब वो चाहती है कि जल्दी ही उसकी शादी हो जाए, तब अनुराग के चेहरे पर एक पल के लिए गहरी खामोशी उतर आई। उसके मन में उस अनजान लड़की की झलक एक बार फिर कौंध गई, जो विदेश की उस मीटिंग में अचानक उसकी जिंदगी में आई थी और उतनी ही जल्दी गायब हो गई थी। उसने धीरे धीरे अपनी माँ की ओर देखा और बहुत साफ शब्दों में कहा, माँ, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। गीता उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इस तरह इनकार कर देगा। उसने पूछा, क्यों बेटा? हमने ये रिश्ता बहुत सोच समझकर चुना है। लेकिन अनुराग की आंखों में उस समय एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, यह मेरी जिंदगी का फैसला है। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जिसे मेरा दिल नहीं जानता। चाहे आप कुछ भी सोचे, लेकिन मेरा फैसला यही है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। गीता उसके शब्दों को सुनकर चुप रह गई, क्योंकि उसने पहली बार अपने बेटे के चेहरे पर इतना अडिग फैसला देखा था। उसे ये नहीं पता था कि उसके बेटे के दिल में एक अनजान लड़की की एक झलक ने कैसी आग लगा दी है, एक ऐसा रहस्य जो अभी किसी को पता भी नहीं था। उधर अनुराग के मन में सिर्फ वही एक चेहरा घूम रहा था, वो रहस्यमयी लड़की जिसकी एक झलक ने उसे इस कदर बदल दिया था कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम करने को तैयार बैठा था। उसे उसका नाम भी नहीं पता था, उसका घर नहीं पता था, उसका कोई अता पता नहीं था। फिर भी उसके दिल ने जैसे उस लड़की को अपनी किस्मत मान लिया था और शायद यही वो पल था जहां से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसमें किस्मत, प्यार, जिद और रहस्य सब कुछ एक साथ टकराने वाले थे। और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले दिनों में यही एक पल कितनी जिंदगियों को बदल देने वाला है। माँ, मैंने कहा ना कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। ये बात अपने कानों में अच्छी तरह बैठा लीजिए।
और प्लीज मुझे मजबूर करना बंद कर दीजिए, अनुराग ने दो टूक अंदाज में कहा तो गीता देवी परेशान होकर उसे देखने लगी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये जो पसंद की लड़कियां होती है ना, ये शादी के बाद अपना अलग ही रंग दिखाती हैं और कभी कभी आदमी की जिंदगी नर्क बना देती हैं। रश्मि तो जानी पहचानी घर की लड़की है, बहुत अच्छी है, और फिर वह तुम्हारी बचपन की मंगेतर भी तो है। तुम्हारी उससे बचपन में मंगनी हुई थी। थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हारे अंकल जी क्या सोचेंगे जब हम उन्हें मना कर देंगे? अनुराग ने झुंझलाकर कहा, मम्मी, ये सब कोई मजाक नहीं है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। गीता देवी अफसोस से सिर हिलाती हुई अपने बेटे को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अनुराग ने सख्ती से कहा, ये मेरी समस्या है। मैं किसी अनजान लड़की के साथ जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकता। मैं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। अगर मुझे कोई लड़की पसंद ना होती तब भी मैं आपकी पसंद की किसी लड़की से शादी नहीं करता। आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई और इतनी तरक्की इसलिए की है किसी भी अनजान लड़की को अपना जीवन साथी बना लूं? मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। आप उनसे साफ साफ मना कर दीजिए। उनकी बात सुनकर गीता देवी और भी परेशान हो गई। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा, एक बार उसे देख तो लो। बिना देखे मना करना भी ठीक नहीं है। 5 साल पहले तुमने उसे देखा था, तब वो छोटी थी। अब भगवान की कृपा से वो बहुत प्यारी और समझदार हो गई है। इसी महीने वे लोग विदेश से अपने देश हिंदुस्तान आ रहे हैं। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारा इरादा खुद ब खुद बदल जाएगा। अनुराग अपनी माँ की बात सुनकर बहुत अफसोस में था। उसने बस नाम में सिर हिलाया और वहां से बाहर निकल गया, जैसे कुछ भी हो जाए, उसका फैसला नहीं बदलने वाला था। तभी गीता देवी ने पीछे से आवाज दी, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग थोड़ी देर में तुम्हारे अंकल और उनकी फैमिली को एयरपोर्ट लेने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम साथ नहीं चलोगे? अपनी माँ की बात सुनकर अनुराग ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव सामान्य रखे और बोला, पापा, बात यह है कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे इमरजेंसी में वहां जाना पड़ेगा, इसलिए मैं एयरपोर्ट नहीं जा सकूंगा। आप मम्मी के साथ चले जाइए, वापस आकर मैं उनसे मिल लूंगा। उसने बड़ी मुश्किल से ये बहाना बनाया और उनके कुछ कहने से पहले ही तेजी से घर से निकल गया। गीता देवी अपने बेटे की बातें और उसके चेहरे की भाव देखकर बहुत परेशान और दुखी हो रही थी। कमलेश सुरेश इस समय लगभग 45 साल की उम्र पार कर चुके थे। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की लगभग हर चीज साथ बनाई हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने शादी भी लगभग एक ही समय में की थी। उनकी पत्नियां भी आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनका परिवार बहुत ही अच्छा और खुशहाल था। दोनों दोस्तों ने मिलकर हिंदुस्तान में बड़े बड़े घर बनाए थे, लेकिन बाद में सुरेश की फैमिली विदेश में जाकर बस गई थी। उनका बर्तनों का बड़ा कारोबार था, जिसे उनके बड़े बेटे अनुराग ने बहुत मेहनत से और भी ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। अनुराग से 3 साल छोटा बेटा साहिल था, जो बीए इंग्लिश के आखिरी साल में पढ़ रहा था, और साहिल से 4 साल छोटी बहन आयुषी थी, जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। दूसरी तरफ सुरेश साहब लंदन में सेटल थे। वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी बहुत अच्छी नौकरी थी और वे अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे। कई साल गुजर गए थे। अपनी नौकरी और बहुत व्यस्त दिनचर्या की वजह से वे चाहकर भी हिंदुस्तान नहीं आ सके थे। अब पूरे 8 साल के बाद वह अपने परिवार के साथ वापस आ रहे थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बड़ी बेटी तनीषा चौधरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब सुरेश साहब उनकी शादी करना चाहते थे। इसी सिलसिले में वह हिंदुस्तान आ रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे अपनी बेटी की शादी अपने ही लोगों में करें। तनीषा से 1 साल छोटा कमल था, जिसने इसी साल अपनी पढ़ाई पूरी की थी। कमल से 6 साल छोटी सबसे लाडली बेटी रश्मि थी, जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। कमलेश साहब कई सालों से सुरेश साहब को वापस आने के लिए कह रहे थे। वे चाहते थे कि सुरेश उनके साथ कारोबार संभाल ले और यहीं अपने देश में रहें। अब सुरेश का भी यही इरादा था कि बेटे बेटियों की शादी यहीं कराकर यहीं बस जाएं। अनुराग के बचपन में ही सुरेश साहब की छोटी बेटी रश्मि की मंगनी अनुराग से कर दी गई थी, जिसके बारे में दोनों ही बिल्कुल अनजान थे। लेकिन अब उनके आने की खबर सुनकर गीता देवी ने अनुराग को सब कुछ बता दिया था। यह सुनकर वह बहुत नाराज हो गया था। वह इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसका कहना था कि वह किसी और लड़की से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। असल में पहले ये मंगनी तनीषा के साथ होने वाली थी, लेकिन उनकी दादी का कहना था कि उन्हें अपने पोते अनुराग के लिए रश्मि ज्यादा पसंद है। इसलिए परिवार की इच्छा को देखते हुए दोनों दोस्तों ने बच्चों की मंगनी बचपन में ही करा दी थी। दूसरी तरफ रश्मि
अभी तक इस रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी। जब सुरेश साहब अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान पहुंचे तो उनका बहुत शानदार स्वागत किया गया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। कई साल के बाद मिलकर उनकी खुशी देखने लायक थी, सिवाय अनुराग के जो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। कमलेश चौधरी की पूरी फैमिली उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। उनके स्वागत के लिए घर में शानदार डिनर का इंतजाम किया गया था। उनकी फ्लाइट शाम 5 बजे आने वाली थी। दोनों परिवारों ने मिलकर अपने कारोबार को बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया था और बाद में उसे आधुनिक रूप दे दिया था। सुरेश साहब की फैमिली के लिए घर का ऊपर वाला हिस्सा पहले से तैयार करवा दिया गया था। विदेश जाने से पहले ही लोग उसी हिस्से में रहा करते थे। एक तरफ घर में खुशियों का महफिल सजी हुई थी। हंसी मजाक, बातें, मुस्कुराहटें हर तरफ फैली हुई थी। सब लोग कई साल के बाद एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थे। वहीं दूसरी तरफ अनुराग चौधरी अपनी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रोककर सिर थामे बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार उस खूबसूरत लड़की का चेहरा आ रहा था जिसने एक ही झलक में उसे अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वह नहीं जानता था कि वह लड़की कौन थी। वह उसका नाम तक नहीं जानता था। उसने उसे पिछले साल दुबई में एक आर्ट एम्बिशन के दौरान देखा था और उसी एक नज़र में वो उसका दीवाना भी हो गया था। उस मासूम और खूबसूरत चेहरे में कुछ ऐसा था कि इतनी भीड़ और हजारों सुंदर चेहरों के बीच भी वही लड़की अनुराग चौधरी की नजरों का केंद्र बन गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर पाता, वह लड़की भीड़ में कहीं गुम हो गई। बहुत समय तक वह दुबई में उसे ढूंढता रहा, लेकिन जिस लड़की का नाम तक वह नहीं जानता था उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार वह थक कर मायूस होकर वापस लौट आया, लेकिन उसका दिल आज भी उसी अनजानी लड़की के नाम गिरवी पड़ा हुआ था। उससे मिल पाना किस्मत की बात थी, लेकिन उसका दिल उसके सिवा किसी और के बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए जब उसकी माँ गीता देवी ने उसे उसकी शादी के बारे में बताया तो वो बुरी तरह नाराज हो गया था। उसके दिल के अंदर कहीं गहराई तक दर्द उठा था। उस हसीन लड़की की जगह किसी और को देने के बारे में सोचकर ही उसका दिल तड़प उठा था। वह पता नहीं किससे बच रहा था, शायद खुद या फिर अपने रिश्तों से, लेकिन उसका दिल बहुत उदास था। वह अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। अपने अंकल आंटी की भी बहुत इज्जत किया करता था। अंकल की फैमिली के यहाँ आने की खबर सुनकर वह भी पहले बहुत खुश था। जब तक उसे इज्जत करता था, अंकल की फैमिली के यहाँ आने की खबर सुनकर वह भी पहले बहुत खुश हुआ था, जब तक उसे अपनी शादी के बारे में पता नहीं चला था। इस शादी को स्वीकार करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो शायद अपने रिश्तों को खो देता, और अगर रिश्तों की खातिर अपने दिल पर जबरदस्ती करता तो शायद पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजार देता। वह इस समय अजीब सी कसमुकस में फंसा हुआ था जिसे निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वह थक हार कर गाड़ी के स्टीयरिंग पर सिर रखकर गहरी सांस लेने लगा। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? वो काफी देर से घर वापस आया था। उसे लगा था कि सब सो गए होंगे, लेकिन जब उसने अपने अंकल और आंटी को नीचे लाउंज में बैठे देखा तो अपनी झिझक छुपाते हुए उनके पास चला गया। अंकल सुरेश मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, तुम कहाँ थे? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम तो जैसे करवा चौथ का चांद हो गए हो, बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हो। ये कहते हुए उन्होंने खुशी से उसे गले लगा लिया। अनुराग बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रह गया। उसे राहत हुई, वह लड़की वहां नहीं थी। उसने चैन की सांस ली और अंकल आंटी के पास बैठ गया। उसने वही सुबह वाला बहाना दोहरा दिया कि उसका एक दोस्त इमरजेंसी में था, इसलिए वह अस्पताल में था। अच्छा हुआ कि सबने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उनके आए हुए अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में अनुराग पूरी कोशिश करता था कि जितना हो सके घर से दूर ही रहे। वह सुबह सबके उठने से पहले घर से निकल जाता और रात को बहुत देर से वापस आता। इसी वजह से अब तक उसका सामना ठीक से उनसे नहीं हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ गीता देवी उस लड़की को किसी न किसी तरह उसके सामने लाकर इस रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका दिल ये सब स्वीकार करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब तक उसकी मुलाकात सुरेश अंकल के बेटे कमल से सिर्फ एक बार हुई थी, वह भी उसके ऑफिस में। उनकी बेटियों से उसकी मुलाकात अब तक नहीं हुई थी और ना ही वह उनसे मिलना चाहता था। अगर वह सिर्फ उसके अंकल की बेटियां होती तो उसे कोई परेशानी न होती, लेकिन उनके बीच शादी का रिश्ता तय था, इसलिए वह उनसे मिलने से बच रहा था। दूसरी तरफ रश्मि और तनीषा इतने सालों के बाद भारत वापस आकर बहुत खुश थीं।
यहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे, उनके अंकल आंटी, उनके बच्चे भी, सिवाय अंकल के बड़े बेटे अनुराग के, जिसका रवैया उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता था। वह उन्हें एयरपोर्ट पर लेने भी नहीं आया था और अब तक उससे उनकी ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई थी। बाकी सब लोगों के साथ वह जल्दी घुल मिल गई थी और आयुषी तो उनके आने से बेहद खुश थी। लेकिन रश्मि को जाने क्यों अपने अंकल का बड़ा बेटा अनुराग थोड़ा घमंडी और रूखा सा लगा। शायद वह उनके यहाँ आने से खुश नहीं था, कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था। जिस तरह वह उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि वह उनसे मिलना नहीं चाहता। वह घर में भी बहुत कम दिखाई देता था। इन 2 हफ्तों में रश्मि ने सिर्फ 1-2 बार उसकी पीठ की हल्की सी झलक देखी थी। आज सुबह ही वह तेजी से उनके पास से गुजरा था, जब सब लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उसकी आंटी गीता देवी ने उसे आवाज भी दी थी, लेकिन वह जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चला गया था। बाकी सबने शायद इस बात पर ध्यान न दिया, लेकिन रश्मि को उस घमंडी इंसान का ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि वह जानबूझकर उनसे बच रहा है। रश्मि ने आयुषी से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे भाई अनुराग को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। आयुषी हैरानी से उसे देखने लगी। उसने भी अपने भाई अनुराग का थोड़ा अजीब व्यवहार नोट किया था, लेकिन वह ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसे अपने अंकल या उनकी फैमिली से कोई परेशानी हो सकती है। उसने समझाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह आजकल काम में बिजी है, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा, वरना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन रश्मि के दिल में ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई थी। तभी आयुषी ने देखा साहिल अपने नोट में कुछ लिख रहा है, तो उसने पूछा, क्या कर रहे हो साहिल? वह सुंदर और शांत स्वभाव का लड़का चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, कुछ नई असाइनमेंट तैयार कर रहा हूँ, अगर चाहो तो मैं मदद कर दूं? तनीषा पास बैठते हुए बोली। वह उससे 2 साल बड़ी थी। उसे बिल्कुल अपने भाई कमल के उम्र का लगा था। अपने अंकल के लड़कों की बहुत इज्जत करती थी। साहिल ने हल्की झिझक के साथ हाँ में सिर हिला दिया। असाइनमेंट पूरा होने के बाद तनीषा मुस्कुराकर बोली, साहिल तुम बहुत क्यूट और मासूम हो, काश तुम मेरे दोस्त होते। एक मेरा भाई है कमल, उसमें तो जरा भी मैनर्स नहीं है, इतना शरारती है कि क्या ही बताऊं। ये सुनकर साहिल बस सिर झुकाकर मुस्कुरा दिया। तनीषा ने पूछा, वैसे तुम्हारे कितने सेमेस्टर बाकी हैं? साहिल ने शांत स्वर में कहा, बस ये आखिरी सेमेस्टर है, इसके बाद मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी। आयुषी और साहिल दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के थे और उनके हिसाब से अनुराग भी कुछ वैसा ही था, बल्कि उनसे भी ज्यादा संकोची। तभी कमल धड़ाम से आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी यही हरकत देखकर तनीषा उसे घूरने लगी और बोली, थोड़ी तमीज रखा करो, किसी के सामने तो इज्जत का ख्याल कर लिया करो। पता नहीं किस दुनिया के इंसान हो तुम, इसे देखो, कुछ सीखो इससे। कमल ने उसकी बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया और मुस्कुराकर साहिल से बोला, दोस्त साहिल, मेरा मशवरा है कि इन मैडम से थोड़ा दूर ही रहा करो। सच कहूँ तो इनसे तो बिल्कुल दादी अम्मा जैसी फीलिंग आती है। हमारी दादी भी इनसे ज्यादा मॉडर्न होगी। यकीन मानो, ये मैडम कभी बड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हैं, लेकिन अंदाज ऐसे हैं जैसे किसी पुरानी सदी से सीधे यहाँ आ गई हो। उसकी बात सुनकर तनीषा गुस्से से लाल हो गई और बोली, अगर तुमने भी इन बेकार बातों की जगह पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसी बकवास नहीं कर रहे होते। और हाँ, एक्सपोर्ट नहीं टेलीपोर्ट होता, बेवकूफ। फिर उसने साहिल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्त साहिल, तुम इससे दूर ही रहना, मैं नहीं चाहती ये इंसान तुम्हारी मासूमियत को खराब कर दे। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। साहिल की नजरें कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही। फिर वह कमल की तरफ देखने लगा, जो अभी अभी तनीषा के मजेदार किस्से सुनाने में लगा हुआ था, और साहिल मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे और रश्मि को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। बाकी सब लोग धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढल गए थे, लेकिन उसे समय के फर्क की वजह से परेशानी हो रही थी। रात को उसे आसानी से नींद नहीं आती थी। यहाँ के समय और बाहर के समय में काफी अंतर था, इसलिए उसकी दिनचर्या ठीक से बन नहीं पा रही थी। वह काफी देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन जब नींद नहीं आई तो आखिरकार थक कर उठ गई। उसने तनीषा के कमरे में झांक कर देखा तो वह गहरी नींद में सो चुकी थी और आज कमल भी समय से सो गया था। वह मुंह बनाकर नीचे आ गई, ये सोचते हुए कि शायद आयुषी जाग रही होगी। नीचे आकर वह अभी आयुषी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि अंकल और आंटी के कमरे से आती आवाजों में अपना नाम सुनकर जिज्ञासा के कारण ही वहीं रुक गई। उसका इरादा बिल्कुल भी चुपके से बातें सुनने का नहीं था,
लेकिन अपना नाम सुनकर वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए कमरे के अंदर की आवाजें साफ बाहर आ रही थी। ये तुम्हारी दादी का फैसला था अनुराग, ये उसके अंकल की आवाज थी, जिसे सुनकर वह चौंक गई। वह समझ गई कि वह अपने बड़े बेटे से बात कर रहे थे। अनुराग की आवाज आई, पापा, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं पहले ही माँ को ये सब बता चुका हूँ। मैं जबरदस्ती रश्मि को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी बात समझ जाइए। मैं रश्मि से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज मुझ पर दबाव डालकर मुझे परेशान मत कीजिए। अनुराग का रवैया देखकर उसके पिता ने आज उसे काफी डांट लगाई थी। तब उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लेकिन ये सब सुनकर रश्मि का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने मन ही मन में सोचा, इस आदमी से किसने कहा था कि वह उससे शादी करे। उसे पहली बार अपनी आंटी पर बहुत गुस्सा आया। जब वह खुद शादी नहीं करना चाहता था तो फिर उस पर जबरदस्ती क्यों की जा रही थी। वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, उसे जबरदस्ती किसी के सिर पर थोप दिया जाए। अब उसे अपने उस अंकल के बेटे से, जिसे वह अभी तक मिली भी नहीं थी, बेवजह नफरत होने लगी थी। उसे लगा जैसे उस लड़के ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। आखिर वह कौन सा सपना देख रही थी कि उस रूखे और घमंडी इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। उसे तो वो पहले ही थोड़ा अजीब और शक करने वाला लगा था। शायद यही वजह थी कि वह अब तक उससे मिलने भी नहीं आया था। शायद उसे लग रहा था वह यहाँ जबरदस्ती शादी करने आई है। ये सोचकर रश्मि ने भी मन ही मन में फैसला कर लिया कि अब कोई उससे कितनी भी विनती कर ले, वह उस आदमी से शादी कभी नहीं करेगी। गुस्से से भरे मन के साथ वह वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसका दिमाग लगातार उलझा हुआ था। बार बार उसे उसी आदमी पर गुस्सा आ रहा था। उधर दूसरी तरफ तनीषा अपनी माँ से हैरानी में कह रही थी, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? साहिल तो मुझसे छोटा है। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वह कुछ देर तक आश्चर्य से अपनी माँ को देखती रही, फिर थोड़ी घबराहट के साथ बोली, माँ, आजकल के लड़कों को तो एक परफेक्ट पत्नी चाहिए होती है, और चाहे कुछ भी हो, लड़की उनसे छोटी ही होनी चाहिए। खुद से बड़ी उम्र की लड़की को शायद ही कोई स्वीकार करता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मेरे साथ साथ उस बेचारे के साथ भी अन्याय कर रही हैं, और मैं तो उसे अपना छोटा दोस्त समझती हूँ, बल्कि कमल की तरह मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ, ये रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप प्लीज मना कर दीजिए। उसकी माँ बीना देवी ने गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, बेटी, तुम्हारे अंकल ने खुद साहिल के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है, और तुम्हारे पापा को भी इसमें कोई बुराई नहीं लगती। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? आजकल लोग उम्र कहाँ देखते हैं। उन्होंने सोच समझकर अपने बेटे से पूछकर ही ये फैसला लिया होगा। तनीषा अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी और अपनी माँ को देखे ही जा रही थी। तब उसकी माँ ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पापा वहां से अपना सारा काम समेटकर वापस आए हैं। अब हम सब यहीं रहेंगे। और फिर साहिल बहुत अच्छा लड़का है। हम उसे बचपन से जानते हैं। वो बहुत अच्छे स्वभाव का है, शांत, समझदार और बुद्धिमान भी है, और देखने में भी अच्छा है। वह तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी बन सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, तुम हमारे सामने ही रहोगी। जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पापा इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। अगर तुम मना कर दोगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। बेटा, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन इससे बेहतर रिश्ता शायद ही मिले। ये सब सुनकर तनीषा बस अपनी माँ को देखती रह गई। वह अपने माता पिता की बहुत आज्ञाकारी बेटी थी, और उसने कभी उनकी किसी बात से इनकार न किया था। तीनों भाई बहनों में वह सबसे ज्यादा समझदार, शांत, आज्ञाकारी थी। पहली बार किसी बात के लिए मना करते हुए उसे खुद भी अजीब लग रहा था। फिर भी उसे ये रिश्ता सही नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के चेहरे पर उम्मीद देखकर वह इस बार साफ साफ मना भी न कर पाई। हालांकि उसका दिल अभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। उसी समय रसोई में खड़ी आयुषी कुछ सोच रही थी। तभी कमल पानी पीने के लिए किचन में आया और उसे वहां खड़ा देखकर हैरानी से बोला, अरे दोस्त, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? कमल को अचानक सामने देखकर आयुषी थोड़ी घबरा गई। तभी कमल की नजर प्लेट में रखे ताजा तले हुए पकोड़ों के प्लेट पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये सब मेरे लिए है क्या? वह ललचाई नजरों से प्लेट को देखने लगा। उसके इस तरह पूछने पर आयुषी ने हल्के से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। शाम का समय था। कमलेश जी, सुरेश जी अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने गए हुए थे, जबकि गीता जी, बीना जी ऊपर वाले हिस्से में अपने कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रही थी। अनुराग और साहिल दोनों ही उस समय घर पर नहीं थे। रश्मि और तनीषा दोनों ऊपर वाले कमरे में थी। कमल ने एक पकोड़ा उठाते हुए मुस्कुराकर पूछा, वैसे ये सब तुमने बनाया है? आयुषी ने इस बार भी बस हल्के से सिर हिलाकर हाँ कर दी।
कमल ने एक और खाते हुए उत्साह से कहा, वाह यार, कमाल का स्वाद है। तुम तो सच में किसी मास्टर शेफ जैसी लगती हो। एक मेरी बहन है जिसे तो अंडा उबालना भी ठीक से नहीं आता। हाँ, जब बाहर होती है तो अच्छी कुकिंग कर लेती है, लेकिन हमें उसके बनाए हुए खाने नसीब नहीं होते। फिर उसने मासूमियत से प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये सब मैं ले लूं? आयुषी बेचारेपन से फिर सिर हिलाकर रह गई। हालांकि पकोड़े और चाय उसने रश्मि के कहने पर ही बनाए थे, क्योंकि आज तीनों ने मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाया था। रश्मि ने कहा था कि वो कुछ स्नैक्स बाहर से ऑर्डर कर लेगी और कुछ घर पर ही बना लेंगे। कमल अभी प्लेट उठाने ही वाला था, तभी पीछे से तेज से आती रश्मि ने झट से वो प्लेट उसके हाथ से छीन ली। वह दरअसल आयुष को देखने आई थी, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या रश्मि समझ गई थी कि उसका भाई कमल सच में आयुष पर दिल हार बैठा है, या वो बस मजाक में उस पर लाइन मार रहा था? दूसरी तरफ अनुराग के दिल में अब भी उस रहस्यमयी लड़की की याद बसी थी, जिसे उसने एक ही नजर में अपना बना लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या अनुराग को वे अनजान लड़की दोबारा मिलेगी, या किस्मत उसे रश्मि से ही शादी करने पर मजबूर कर देगी? और क्या रश्मि कभी अनुराग को स्वीकार करेगी? आगे कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जो हर किसी को चौंका देगा। इसलिए इस कहानी को दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। और मेरी वीडियो जहां कहीं भी से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।